ओके, लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था एंड वी डिस्कस अबाउट मीन ड्रिफ्ट स्पीड फॉर इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का नॉर्मल फॉर्मूला तो सेम प्रीवियस जैसे हम आपने पढ़ा था आईजीसीएसई ओ लेवल्स में, सेम वही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एएस में ये जो एक न्यू फॉर्मूला ऐड हुआ है, अच्छा ये पेपर में गिवन होता है, ठीक है, डेटा शीट में ये गिवन होता है। तो अगर आपको याद नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन होगा। तो बस आपको इसके कंपोनेंट्स याद रखने हैं कि इसमें जो फैक्टर्स हैं वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि वो आपको याद रहे। फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो याद करने की भी इतनी कोई वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें हमने बेसिकली इसकी फॉर्मूला की डेरिवेशन की थी लास्ट टाइम कि आपने इसको ड्राइव कैसे करना है। और ड्राइव करने के बाद अब इस फॉर्मूला में जो मीन ड्रिफ्ट स्पीड है, बेसिकली अगर आप उसे फोकस करो तो बेसिकली मीन ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू आई ओवर एन ए इंटू ई। तो अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड के रेफरेंस से देखें तो ये सारे फैक्टर्स कुछ इस तरह से हैं। पहले तो फॉर्मूला करंट के रेफरेंस से लिखा था, तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। लेकिन अगर मीन स्पीड के अकॉर्डिंगली देखें तो सारे फैक्टर्स जो है वो कुछ इस तरह से शफल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फैक्टर, मीन ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन अक्सर होते हैं 1 या 2 मार्क के लिए लास्ट में हर क्वेश्चन के, तो अगर आपको करंट की वैल्यू कहीं पर ज़्यादा मिल रही है तो इसका मतलब है मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मीन ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो मोर करंट मीन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग अ पॉइंट इन सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ट्रैवलिंग फास्टर। क्योंकि अब स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड का डेफिनेटली मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फास्ट या स्लो मूव करेंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर ये फास्ट का वर्ड मिल रहा है। और बाकी फैक्टर्स के साथ अगर कंपैरिजन करें, सो सेकंड फैक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपिटल ए। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फैक्टर बहुत सिंपल है समझना, क्योंकि अगर आपको पता है कि वायर जो है वो थिक होती है तो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ज़्यादा मिलता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उस एरिया को कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को पास होना डिफ़िकल्ट होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा आप इंक्रीज करोगे तो वो और ज़्यादा एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड स्लो हो जाएगी। तो वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉलर, electrons travel faster
टू establish द सेम रेट ऑफ फ्लो। और थर्ड फैक्टर, नंबर डेंसिटी। और नंबर डेंसिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। जिस तरह नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी को भी इसी रेफरेंस से आप याद रख सकते हो, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि कंडक्ट कर सकते हैं चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी, तो सिंपल आप उसे नंबर डेंसिटी से याद रखोगे। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिंक आ रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से क्लियरली ये आपको पता चल रहा है कि अगर नंबर डेंसिटी कम है तो इसका मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर आप नंबर ऑफ इस डेंसिटी को, नंबर डेंसिटी को इंक्रीज करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर डेंसिटी को डिक्रीज किया तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे। और जब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो अब यहाँ पर ट्रैवल करना इजी हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक स्पेसिफिक रीजन में आप एक नॉर्मल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हो, फॉर एग्जांपल 100, फिर उसी रीजन में आप उसको 500 कर दो, तो डेफिनेटली जब 500 होंगे तो उनमें ज़्यादा ड्रिफ्टिंग होगी, मतलब वो ज़्यादा ओवरलैपिंग करेंगे और वो उनका मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से अगर नंबर डेंसिटी कम है तो इसका मतलब है लेस इलेक्ट्रॉन है, और लेस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि वो फास्ट रेट से मूव कर सकते हैं। दे मस्ट बी ट्रैवलिंग फास्टर टू स्टेब्लिश सेम रेट। तो ये इनका जो है वो कंपैरिजन आ गया। अब इसमें जो ई है, बेसिकली ई तो आपको पता है कि वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट ही होता है, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। तो एलिमेंट्री चार्ज सेम रहता है, तो इसलिए उस फैक्टर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सेम रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की जो डिटेल्स है वो ये सारी आ गई आपके पास। ठीक है, जो न्यू था वो भी आपको पता चल गया इसमें, और बाकी जो पुराने कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन था वो भी क्लियर हो गया। इसके अलावा जो वोल्टेज है, वोल्टेज की भी डेफिनेशंस एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसे आपने पहले की थी। तो रिवीजन के लिए अगर आपको याद हो, वोल्टेज जिस तरह वर्क एनर्जी पावर में नॉर्मल डेली लाइफ में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू डू वर्क, इसी तरह से वोल्टेज भी एक इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी का ही काम करता है।
तो वी कैन से एनर्जी possessed बाय अ यूनिट चार्ज, और यूनिट इसका सेम वो यूज करेंगे हम, वोल्ट्स, वी। और 1 वोल्ट इक्वल होता है जूल्स पर कूलम्स के, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन सेम वैसी ही है जैसे आपको पहले पढ़ी थी आपने, एग्जैक्टली वही चीज़ है। और इसके अलावा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में एक डिफरेंस पढ़ा था हमने। ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती है, देखने में आपको वोल्टेज दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो पर्पस है थोड़ा वो डिफरेंट है। ठीक है, और इसको बहुत सिंपल डिफरेंस इनका बहुत सिंपल तरीके से हमने याद किया था। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस में, अच्छा दोनों वोल्टेज होते हैं, ठीक है। और आईजीसीएससी में हमने इस तरह से इनका डिफरेंस पढ़ा था कि जो ईएमएफ होगा वो वोल्टेज होगा सोर्स का। ठीक है, मतलब आपके पास सोर्स के लिए अगर आप बैटरी यूज कर रहे हो या सेल यूज कर रहे हो, तो उस बैटरी या सेल का जो वोल्टेज होगा उस वक्त वहां पर, तो उसे आप ईएमएफ कहोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि इनकी डेफिनेशंस भी ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती हैं, तो उससे आपको भी कोई तरह खास क्लियर डिफरेंस याद नहीं रहता। तो सिंपल वर्ड्स में याद करने का यही मेथड है कि जो सोर्स आप कनेक्ट करोगे बेसिकली, तो सोर्स अगर लेट सपोज सेल कनेक्ट किया है, तो सेल में केमिकल एनर्जी है। अब वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर सर्किट में आएगी। ठीक है, अब सर्किट में एक बल्ब कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, और बल्ब का काम है बेसिकली लाइट एनर्जी प्रोवाइड करना, और थर्मल भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में आई थी, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो जाएगी लाइट एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि बल्ब जो है वो, उसका मेन पर्पस है लाइट एनर्जी प्रोवाइड करना। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी थी अब वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो पहले नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन हुआ, यानी बैटरी सेल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर दूसरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी से फिर से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्जन हुई। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट आपने सर्किट में कनेक्ट किया है, रेजिस्टर, स्पीकर या लैंप या कुछ भी है। ठीक है, तो ईएमएफ की डेफिनेशन आप उसी तरह से लिखोगे, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, टू मूव इलेक्ट्रॉन्स राउंड द कंप्लीट सर्किट। और डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो आपने इसी तरह लिखनी है, वरना फिर फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो डेफिनेशन में आप यही लिखोगे, लेकिन अपने लिए आप डिफरेंस याद रखने के लिए इस तरह से रख सकते हो याद, कि ये जो वोल्टेज होता है ये सोर्स का वोल्टेज होगा। इट इज द वोल्टेज ऑफ सोर्स। एग्जाम्पल के लिए
सेल, बैटरी, पावर सप्लाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली होता ये कि जब क्वेश्चन में लिखा होता है ना ईएमएफ, तो अब हम ईएमएफ को वोल्टेज ले लेते हैं। मतलब जब आपने दोनों को वोल्टेज कंसिडर कर लिया ना, तो जब वो ईएमएफ लिख रहे होंगे, जब वो पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे होंगे, तो हम उसमें डिफरेंस ही नहीं फील करते। हम उन दोनों को एक जैसा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। जब आपको डिफरेंस याद रहेगा, तो फिर क्वेश्चन में भी आपको बहुत क्लैरिटी रहती है कि जब उन्होंने ईएमएफ की बात की है तो वो सोर्स की बात कर रहे हैं, यानी वो बैटरी और सेल के बारे में बात कर रहे हैं। और जब वो पोटेंशियल डिफरेंस का पूछ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि वो जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आपको डिफरेंस याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि वो कब किस कंपोनेंट के वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा जो है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें, तो इसकी डेफिनेशन भी सेम ही होती है। वर्क डन की जगह सिर्फ एनर्जी आ जाएगा, और आपको पता है दोनों का यूनिट सेम होता है, जूल्स। तो वो एक तरह से सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज व्हेन पासिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इससे आपको डिफरेंस याद रहता है कि 2 पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि अब आप कोई भी कंपोनेंट लगाओगे तो उसकी दो साइड्स होती हैं। मतलब वो कनेक्शन में 2 पॉइंट्स उसके बने होते हैं, जैसे बैटरी में प्लस माइनस होता है। इसी तरह रेजिस्टर, बल्ब, आप कुछ भी लगाओगे प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा, तो दो टर्मिनल्स होते हैं उसमें कनेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बात हो रही है वोल्टेज अक्रॉस कंपोनेंट्स की। सो इट इज द वोल्टेज। अच्छा, अब इसमें कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रजिस्टर, लैम्प, साउंड के लिए स्पीकर, कुछ भी हो सकता है। और इवन अगर जैसे दो बैटरीज या दो सेल्स या उससे ज़्यादा कनेक्टेड है ना, तो उसके थ्रू पास होने वाले को भी आप पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। ठीक है, क्योंकि एक मेन सोर्स होगा और बीच में दूसरे भी आपके पास जो है वो सेल बैटरीज कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये वाले डिफरेंसेस ऑलरेडी पहले भी हमने किए थे, सिर्फ रिवीजन इसका इम्पोर्टेंट था क्योंकि काफ़ी पहले किए थे। तो डिफरेंस जो है वो आपने बस याद रखने इसमें, और फॉर्मूलाज भी यूज़ होंगे जैसे पहले किए थे एग्जैक्टली।
अच्छा, इसके बाद तीसरी क्वांटिटी आती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो वो भी आपको याद होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, वैसे रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग हमें पता है कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो स्लो मूव कर रहे हो या उनको कुछ हिंड्रेंस फील हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस। लेकिन डेफिनेशन आप इसकी इस तरह नहीं लिखते, डेफिनेशन में आप लिखते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये डेफिनेशन आप यूज़ करोगे रेजिस्टर के लिए, और इसका सेम यूनिट जैसे हमने पहले किया था ओम्स, एग्जैक्टली वही यूज़ करेंगे। और ओम्स इसका यूनिट हो जाएगा, फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई और वी इज इक्वल्स टू आई आर। यही एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फैक्टर्स भी आपको याद होंगे, हमने डिस्कस किए थे ऑलरेडी आईजीसीएसई में, सेम वही फैक्टर्स हैं। यहाँ पर बस सब रिवीजन हो रहा है अभी तक इन चीज़ों का। तो पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर। और टेम्परेचर वर्ड से आपको पता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। मीन ड्रिफ्ट स्पीड। मीन ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और करंट भी डिक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो ये टेम्परेचर का फैक्टर है। नंबर टू अगर हम देखें तो नंबर टू है लेंथ ऑफ कंडक्टर। और लेंथ ऑफ कंडक्टर की अगर बात करें तो डेफिनेटली लॉन्ग वायर्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, शॉर्ट वायर्स में रेजिस्टेंस कम होगी। लेंथ इंक्रीजेस, मोर वर्क नीड्स टू बी डन। और जैसे डेफिनेशंस में हमने लिखा था मोर वर्क डन, अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है।
और इसके साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो ये सेकंड फैक्टर है। और थर्ड फैक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम, अभी जिस तरह पहले ड्रिफ्ट स्पीड में डिस्कस किया था वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखेंगे कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर है तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग ड्यू टू मोर स्पेस। और इससे करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये फैक्टर्स एग्जैक्टली वही हैं जैसे कि पहले डिस्कस किए थे, और इनका फॉर्मूला भी एग्जैक्टली वही बनेगा, आर इज इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए। और ये जो रॉ का सिंबल है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को। और रेजिस्टिविटी का मतलब आपको पता है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल प्रॉपर्टी। और मटेरियल प्रॉपर्टी जो है वो फिर आप अगर जो भी मटेरियल यूज करोगे तो वो सेम होता है बेसिकली। ठीक है। और नॉर्मली आपने ये देखा ही है कि क्वेश्चंस में ये वैल्यू आपको सेम ही मिलती है। कोई इसके लिए नंबर्स नहीं गिवन होते, बस वो कहते हैं कि सेम मटेरियल है तो सेम मटेरियल से ऑटोमेटिक ये फैक्टर सेम हो जाता है। तो हमें इसकी वैल्यू भी यूज नहीं करनी पड़ती और कुछ इसमें चेंज भी नहीं करना पड़ता। तो रेजिस्टिविटी से इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा रेजिस्टेंस जो है उसमें ओम्स लॉ आता है, फिर ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स आते हैं। ठीक है। तो ओम्स लॉ में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ओम्स लॉ तो आपको आता होगा, वो हम थोड़ा सा आगे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ जैसे न्यू टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे हमने बैटरी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में तो किया है। ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर लेते हैं ताकि एक न्यू आइडिया भी ऐड हो जाए, क्योंकि ओम्स लॉ इजी है, वो बस रिवीजन करना होगा, वो भी आपको आता है। और सर्किट के जो कॉम्बिनेशंस थे रेजिस्टर्स के सीरीज पैरेलल, उनका फॉर्मूला बस ड्राइव करना देखना है, उसमें भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो लाइंस के स्टेप हैं वो। फॉर्मूलाज वही हैं, आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज के लिए और 1/R करके पैरेलल के लिए। तो वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, प्रीवियस लेवल यानी ओ लेवल्स IGCSE में हम ये डिस्कस करते हैं कि बैटरी जो है वो टोटल अगर 9 वोल्ट है तो वो 9 वोल्ट प्रोवाइड कर रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आपको पता है कि 100% एफिशिएंसी नहीं होती। तो डेफिनेटली जो 9 वोल्ट अगर लिखा है तो वो 9 वोल्ट तो प्रोवाइड नहीं करेगा, वो 9 से कम ही करेगा। ठीक है। तो बेसिकली अब वो 9 वोल्ट से जो कम प्रोवाइड कर रहा है, जो बाकी वोल्ट है तो वो कहाँ पर जो है यूटिलाइज हो रहा है, तो बेसिकली वो रेजिस्टेंस की वजह से वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ जो नॉर्मली कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस होती है, आप कोई भी वायर यूज करो
तो उसमें से 100% स्मूथ पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, उन्हें रेजिस्टेंस मिलेगी चाहे वो जैसा भी मटेरियल हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी भी एक कंपोनेंट है, तो उसमें भी जब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो वहां पर भी उसे रेजिस्टेंस मिलेगी। तो ये सिंपल सा आइडिया होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इटसेल्फ दैट कॉजेज रिडक्शन इन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मेन सोर्स की बात हो रही है अभी। तो मेन टर्मिनल से जो भी आपको वोल्टेज मिल रहा है वो डिक्रीज हो रहा है अक्रॉस द सोर्स। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग होता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होगा कि इसका जो सिंबल आपको बना हुआ मिलेगा मोस्टली सर्किट्स में, वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे हम नॉर्मली बैटरी बनाते थे प्लस माइनस करके, तो इस बैटरी के साथ आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, इस तरह से बाकी सर्किट आपका जो है वो नॉर्मली उसी तरह से चलता रहेगा। ये एक्सटर्नल रेजिस्टर आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए स्मॉल आर यूज करेंगे और वो बैटरी के साथ ही आपको मिल जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर होगा, वो कहीं पर भी कनेक्ट हो सकता है ना भी हो, कोई और कंपोनेंट उसकी जगह पर हो, तो उसका होना कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता। और जो इसकी इक्वेशन बनती है बेसिकली, अब इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि अब टोटल ईएमएफ को तो हमें पता है कि डिवाइड करते हैं फिर कंपोनेंट्स में जाकर वोल्टेज में। मतलब ईएमएफ जितना होगा उतना ही वोल्टेज जो है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन इस तरह से बनेगी, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। मतलब ई का मतलब ये हुआ कि ईएमएफ जो भी है माइनस आई आर। अब जैसे ओम्स लॉ होता है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो ये जो आई आर में आप देख रहे हो इसमें स्मॉल आर लिखा हुआ है। स्मॉल आर का मतलब ये कि जो वोल्टेज यहाँ पर कंज्यूम होगा, यानी बेसिकली वो वेस्ट ही हो रहा है, तो जो वोल्टेज वेस्ट हो जाएगा उसे माइनस करेंगे तो आपको बाकी टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा जो यहाँ से आपको आउटपुट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो कैपिटल V जो है बेसिकली वो टर्मिनल वोल्टेज है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे। और ईएमएफ जो है वो जो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं टोटल वोल्टेज। और आई आर जो है वो वोल्टेज है इस इंटरनल रेजिस्टेंस का, जो कि सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से। और दूसरे वर्ड्स में आप इसे ऐसे कह सकते हो कि अब जो आपका ईएमएफ होगा बेसिकली वो इक्वल होगा
वी प्लस आई आर। और इस वी का मतलब, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये उसके साथ कनेक्टेड है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो ईएमएफ होगा ना उसका ज्यादातर पार्ट आपको आई आर में मिलेगा, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, और उसका कुछ पार्ट जो है वो आपको आई स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को कांस्टेंट लेते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू आर प्लस आर। तो करंट की ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, और इससे आपको हेल्प हो जाती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में ज- इस तरह से आप वैल्यूज को सॉल्व आउट कर सकते हो। और फिर जब हम आगे फॉर्मूलाज में ऐड करते हैं इसे, तो इक्वेशंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक बस आपको याद रखना है, बेसिक इसमें मुश्किल नहीं थी कि बस जो ईएमएफ हम पहले लेते थे, तो ईएमएफ में से कुछ माइनस नहीं होता था। जैसे 9 लिखा है तो वो 9 पूरा ही कंज्यूम करते रहे होते थे हम। लेकिन अब 9 का मतलब, अगर कहीं पर क्वेश्चन में वो कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड है, तो इसका मतलब है वो 9 अब डिवाइड नहीं होगी कंपोनेंट्स में, उस 9 में से कुछ माइनर पार्ट जो है वो वेस्ट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस में भी जाएगा। उसके बाद जो बाकी बचेगा फिर वो डिवाइड हो। ठीक है, वरना नॉर्मली हम क्वेश्चंस करते थे, उसमें ये होता था कि अगर ईएमएफ लेट सपोज 15 है और दो एक जैसे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो 7.5 7.5 इक्वली शेयर हो गया, तो वो एग्जैक्टली 15 बना रहा है। लेकिन इस बार जो है क्योंकि वैल्यू 15 बनेगी नहीं पूरी, तो इसलिए 7.5 7.5 डिवाइड भी नहीं होगा। वो फिर डिपेंड करता है वैल्यूज पे, कि वैल्यूज क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली आपने डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, और बाकी इसमें सर्किट्स में पोटेंशियोमीटर वगैरह ऐड होंगे। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो बहुत टिपिकल हो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसमें बेसिक से ही सॉल्व हो जाते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज भी रिक्वायर्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी वर्कशीट्स देखोगे, अब जैसे ये फिलामेंट की बात करें तो ये ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो उसे भी हम नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे इजीली। ये रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन आ गए, इसको आपने ड्राइव करके दिखाना है। फॉर्मूला आपको याद होगा, लेकिन उस वक्त हम डेरिवेशन नहीं करते थे, तो इसके भी 2 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चंस इसमें मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे सेम वही एलडीआर की बात हो रही है यहाँ पर। किरचॉफ्स जो लॉ है वो ऐड होगा इसमें। अब जैसे ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस और ईएमएफ वोल्टेज से रिलेटेड है ये। इसमें लिखा हुआ है दी एंड ऑफ अ मेटल रेजिस्टेंस वायर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट्स। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप उसे इग्नोर कर दोगे अब। ठीक है, वरना हर बार हमारे माइंड में होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस लेनी है इसमें या नहीं, तो वो आपको बता देते हैं। और जो पावर डिसिपेटेड है वो 36 वॉट है। कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टेंस वायर।
अच्छा, पूरे सर्किट में आप देखो, आपको सिर्फ ईएमएफ गिवन है और पावर गिवन है। पावर का बेसिकली फॉर्मूला होता था P इज इक्वल्स टू वी आई, वही सेम फॉर्मूला यूज का अगर आप करते हो। एट। 4.5। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप देखो बेसिक था, कुछ भी इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट passes थ्रू द रेजिस्टर वायर इन अ टाइम ऑफ 50 सेकेंड्स। अब टाइम की वैल्यू गिवन है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यूज करना होगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी, क्योंकि इसमें टाइम की क्वांटिटी इंक्लूड होती है। लेकिन अभी हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, पहले चार्ज की वैल्यू मिलेगी, तो पहले चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट की वैल्यू 4.5। टाइम ऑलरेडी सेकंड्स में है, तो कन्वर्जन की कोई नीड नहीं है आपको। 225 कूलम्स। अच्छा, ये तो चार्ज आया है, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की आपको पता है वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 होती है उसकी वैल्यू चार्ज की। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप इससे डिवाइड कर दोगे। तो इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इजीली इतने नंबर ऑफ चार्ज में, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज जो वैल्यू होती है वो दिखने में छोटी होती है, लेकिन उसमें काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। R इज इक्वल्स टू V ओवर आई। अब EMF यहाँ पर जो है वो 8 है, ठीक है। और 4.5 जो है वो करंट की वैल्यू है, 1.7। अराउंड ऑफ 1.8 भी ले सकते हैं इसे। तो इसमें आपने देखा कि अभी तक जो है वो कुछ कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें थी जिनको आप इजीली खुद भी प्रीवियस नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत मुश्किल चीज़ें आती हो। इसके क्वेश्चंस बल्कि आपने देखा होगा फोर्सेस वाले क्वेश्चंस से काफ़ी इजी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जल्दी इजीली भी सॉल्व हो रहे हैं। मतलब ये 2 4 6 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है। फिर जैसे सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपको वो कह रहे हैं द मेटल ऑफ रेजिस्टेंस वायर इन द सर्किट हैज रेजिस्टिविटी। तो इस बार रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी है उन्होंने। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू दिस, डिटरमाइन द लेंथ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी आपको पता ही है, 1.8 है, ठीक है। और उसके अलावा आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप सेम वही फॉर्मूला यूज करोगे, R इज इक्वल्स टू रॉ L ओवर A, क्योंकि लेंथ अननोन है।
बाकी सारे फैक्टर्स आपको ऑलरेडी पता हैं। इसमें से लेंथ को सब्जेक्ट बना लेंगे। अब रेजिस्टेंस 1.8 है। अब यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो आप इसे मीटर्स में लोगे। वैसे मिली की वैल्यू होती है -3, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए ये 6 हो जाएगा, डबल हो जाएगी वैल्यू। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो अब आपने बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। 1.8 इंटू 0.25 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 1.4 एक्सपोनेंट -6, 0.32। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि द सर्किट शोन इन फिगर 6.1 is modified by replacing the original resistance wire with a second resistance wire। अब रेजिस्टेंस वायर को बेसिकली चेंज कर दिया। द सेकेंड वायर हैज़ अ ग्रेटर डायमीटर, इसका डायमीटर ग्रेटर है, और देयर आर नो अदर डिफरेंसेस बिटवीन द सेकेंड वायर एंड द ओरिजिनल वायर। उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। बाय रेफरेंस टू रेजिस्टेंस स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द पावर डिसिपेटेड बाय द सेकेंड वायर is more than, less than, or same as the power dissipated by the original wire। तो बेसिकली आपने पावर के बारे में बताना है कि पावर पहले जितनी होगी, कम होगी, या पहले जैसी ही होगी। ये क्वेश्चन है बेसिकली। और सिर्फ हमने चेंज क्या किया, डायमीटर। बेसिकली आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करने से क्या होगा कि लेंथ तो उतनी ही है, रेजिस्टिविटी भी अपनी जगह पर है, तो लेकिन एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो नई वायर की रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, ठीक है। ओके सर। सो वी कैन से लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड्स लेस रेजिस्टेंस एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड। मतलब जो ईएमएफ मिल रहा था वो भी सेम है, उसमें चेंज नहीं आया। और जब रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, एंड करंट इंक्रीजेस। और अगर आप फॉर्मूला का रेफरेंस देखो तो P इज इक्वल्स टू VI। अगर बेसिक फॉर्मूला भी देखो तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई पहले से, तो डेफिनेटली पावर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो मोर पावर इन द सेकेंड वायर
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट।